हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ये चौथा लेक्चर है। हिंदी में दिया जाएगा। मैं हूं डॉक्टर रुबीना शाहीन जुबैरी। हमेशा की तरह लेक्चर 3 के पिछले लेक्चर के जवाब इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। पहला सवाल था एग्जैक्टली व्हाट इज़ अ होल इन सेमीकंडक्टर टर्मिनोलॉजी। इसका जवाब है अ फिक्टिशियस पार्टिकल, वो पार्टिकल जो कि असली नहीं है, जो कि एक एम्प्टी स्टेट में, खाली स्टेट में है, लेकिन उस बैंड में है जो कि करीब करीब भरा हुआ है। दो बैंड्स थे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये बताना था आपको। तो ये इसका जवाब है कि होल कहाँ होते हैं। बिल्कुल, ये आप सही सोच रहे हैं, वैलेंस बैंड जो कि करीब करीब भरा होता है। दूसरा सवाल, पार्टिकल्स दैट मोस्ट इफेक्ट्स मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट करते हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को। तीसरा सवाल, knowing the momentum, the following dispersion relation P is equal to m into v gives the possible energy states of a free. You have to tell, आपको बताना है कि मोमेंटम पता है तो ये जो अपना रिलेशनशिप था P is equal to m into v, याद है इफेक्टिव मास यूज़ का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने यूज़ किया था। तो ये जो रिलेशन है ये हमको क्या देता है, पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। किस चीज़ की ये एनर्जी स्टेट्स दे रहा है, किस चीज़ की देता है। बिल्कुल सही आंसर था सी, इलेक्ट्रॉन की दे रहा है। चौथा सवाल था फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कुछ पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई की जा सकती है, फर्मियॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे भी, लेकिन फोटॉन्स पे हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम से रिलेटेड हैं, जबकि फोटॉन्स कुछ और है, लाइट से रिलेटेड है। चलिए अब लेक्चर 4 शुरू करते हैं, जिसमें हम फर्मी लेवल और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मटेरियल में किस तरह होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या थी? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से हमें मिलता है नंबर ऑफ वेज, तरीके, जीआई एनर्जी स्टेट्स को बढ़ने के एनआई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किसी एक एनर्जी लेवल पे। तो कितने क्या तरीके हैं, किन सारे तरीकों से, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सी इज कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको याद आ रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि जी स्टेट्स को एन इलेक्ट्रॉन्स कितने तरीके से भर सकते हैं। ये आपका आ गया जी फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू जी माइनस एन फैक्टोरियल। रिपीटिशन था पिछले लेक्चर का, लेकिन प्रोबेबिलिटी इससे हमें नहीं मिली। हमें मिला कि कितने तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स उन जी स्टेट्स में आ सकते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन स्टेट्स को वो भरेंगे कि नहीं भरेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जी स्टेट में पाए जा रहे हैं अपॉन जी स्टेट्स, नंबर ऑफ जी स्टेट्स। और इस तरह हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ एनर्जी लेवल पे डिपेंड कर रहा है। जी किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे है, एन भी किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रोबेबिलिटी इन दोनों की फंक्शन है, तो एनर्जी की भी फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी हमको इस एक्सप्रेशन से मिलती है। कैसे मिलती है ये जानना अभी हमारे कोर्स के स्कोप के बाहर है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि जीआई स्टेट्स को ये एनआई इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे भी कि नहीं भरेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है इनको भरने की।
ई माइनस ई एफ अपॉन के टी का एक्सपोनेंशियल प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में मतलब उसका इन्वर्स, ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी। और ई एफ को हम इसमें कहते हैं इस एनर्जी लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये एक कंसेप्चुअल एनर्जी लेवल है जिससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के भरे जाने की किसी स्टेट में किसी एनर्जी लेवल पे, किसी जी स्टेट में किसी एनर्जी लेवल पे। ठीक, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी एनर्जी लेवल का फंक्शन है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। अब ई आई को ई एफ के बराबर कर देते हैं। ओ, ये क्या होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ज़ीरो का 1 होता है, डिनोमिनेटर 2 हो गया, न्यूमरेटर 1 हो गया। तो फर्मी लेवल पे अगर हम इस फंक्शन को निकालें तो ये आता है हाफ, मतलब 50%। इसका मतलब फर्मी लेवल वो कंसेप्चुअल, वो बनाया हुआ एनर्जी लेवल है जिस पे 50% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, पूरी नहीं, सिर्फ आधी। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 300 केल्विन माना जाता है। 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें 27 और जोड़ दीजिए तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा रूम टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। अब रूम टेम्परेचर के आगे अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो जब हम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट बातें करते हैं तो केटी जो टर्म है ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी होनी चाहिए। तो इस केटी को हम कहते हैं, और ये एनर्जी है क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल्स पर डिग्री केल्विन, और इसकी हो गई डिग्री केल्विन, तो डिग्री केल्विन कैंसिल होता है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो जूल्स हो जाती हैं, एनर्जी वाली डायमेंशंस। तो ये एनर्जी है और इस एनर्जी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर डिग्री केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 300 केल्विन से, तो ये आ जाएगा इतना जूल्स। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहेंगे, याद आ रहा होगा पिछले हमने मेरे ख्याल से पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि 1 जूल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हाँ बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज की भी वैल्यू होती है और यही नंबर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो के टी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है 0.026, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब थर्मल एनर्जी ये इतनी काफ़ी छोटी कम थर्मल एनर्जी सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी भी कम है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम ही है, बहुत कम है। इसका मतलब ये लग रहा है हमें कि ना तो सिलिकॉन, ना तो जर्मेनियम, ना तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन्स कभी कंडक्शन बैंड में इस थर्मल एनर्जी की वजह से तो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसा सही नहीं होता है। कैसे होता है बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन बैंड में मिल जाते हैं रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फर्मी फंक्शन एफ ई, डेंसिटी ऑफ स्टेट जी ई, मतलब जी जो होता है ना उसको अगर हम एनर्जी का फंक्शन माने, उसका एक्सप्रेशन लिखें तो उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स, बिल्कुल किसी एनर्जी लेवल पे। तो हम उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे सॉलिड में, पूरे सेमीकंडक्टर्स में, या कितने नंबर ऑफ होल्स हैं उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है डिवाइस इंजीनियरिंग में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ये जानना कि इसमें कितने चार्ज कैरियर्स हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उसके हिसाब से ही उस इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस का चयन किया जाता है, उसको हम चुनते हैं कि हम इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं डिवाइस बनाने में। इसी तरह मोबाइल पतले हो जाते हैं, माइक्रोचिप डिवाइस आते हैं, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, तो हम उस मटेरियल को टेस्ट करते हैं इन सब जानकारियों की वजह से। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जी, एनर्जी लेवल पर यूनिट वॉल्यूम, क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ स्टेट्स जी, कितनी जी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं किसी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब जैसे ये एक टुकड़ा मटेरियल का जो कि एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर के, उसके सारे साइड्स हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं कि जी ई की वैल्यू जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मटेरियल के लिए होती है, हो सकती है 10⁻19 पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसका एक्सप्रेशन होता है 4π/h³, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इंटू 2m स्टार इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन्स का, रेज़ टू पावर 3/2 √E-EC। E वो एनर्जी लेवल जिस पे हम G देख रहे हैं, और EC कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। और इसी तरह होल्स का जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसका एक्सप्रेशन होता है 4π/h³ इंटू 2m स्टार रेज़ टू पावर 3/2 √EV-C होल्स का होता है। हाँ, ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ता है, या ये हमको बस जान लेना होता है कि होता है। अभी हम इसको डराइव नहीं कर सकते, अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाएंगे, बल्कि इसका इस्तेमाल करके हम और कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो इस GE और FE की हेल्प से अगर हम कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से ऊपर वाला एरिया पूरा जाने इस इंटीग्रल से, तो हमें पता चल जाता है कि इस मटेरियल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये डायग्राम देखिए ज़रा, थोड़ा छोटा है लेकिन आपके काम आ जाएगा। ये देखिए, ये कंडक्शन बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। EC कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल जहाँ से वो शुरू होता है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया जाता है। इसी तरह होल्स के लिए वैलेंस बैंड तो EV से लेके इन्फिनिटी तक के लिए इंटीग्रेट किया जाता है। तो हमें नंबर ऑफ होल्स मिल जाते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। इसमें देखिए, इस ग्राफ में देखिए कि ये हम दिखा रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का हम ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरह दिखता है। और फिर FE वो जो था फर्मी लेवल एनर्जी फंक्शन, हमको क्या देता है कि प्रोबेबिलिटी देता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, होल्स कितने हैं, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। और फिर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ग्राफिकली तो ये हमें मिल जाती हैं कैरियर कंसंट्रेशन। ये हमें मिली इलेक्ट्रॉन की और ये मिली होल्स की, क्योंकि इस मटेरियल में दोनों बराबर हैं। ये इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई हुई, कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी नहीं डली हुई है, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होते हैं, और इस तरह का हमें कैरियर कंसंट्रेशन का ग्राफ मिलता है। और वो मिलता है हमें FE और GE के कर्व्स को मल्टीप्लाई करके। इसको अब हम डिटेल इसमें थोड़ा सा बड़ा करके अच्छा सा देखते हैं। ये देखिए, ये जो आ रहा था ये यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स GE, एनर्जी एक्स एक्सिस पे, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है ये पता चल रहा है। और ये एरिया हमको देता है प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स क्यों कह रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप कि ये डेंसिटी ऑफ स्टेट कंडक्शन बैंड का है। तो अगर ये रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि इसकी हाइट कम आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के होने की।
और जब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसकी हाइट भी कर्व की बढ़ जाती है। इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ये प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती है और कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस बैंड में कुछ ना कुछ होल्स होते हैं। देखिए इस पिक्चर में जैसा दिखा है। लेकिन अगर आपको इंश्योर करना है कि कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो और वैलेंस बैंड में एक भी होल ना हो तो ज़ीरो केल्विन करना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी को बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि सिलिकॉन का हमारे पास एक पीस है जिसमें 10⁻23 एटम्स हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में 300 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे। उस केस में सिलिकॉन मटेरियल में करीब करीब 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में और उतने ही 10⁻10 होल्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब वैलेंस बैंड में। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करना है। फिर से हमने ये एक्सप्रेशन को रिपीट किया और इसमें जीई की और एफई की वैल्यू रख दी। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये जीई की वैल्यू है ना और ये जीई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये फर्मी लेवल फंक्शन। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। जी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसी को हमने इस एक्सप्रेशन को जीई की जगह रख दिया और इसी तरह ये देखिए फर्मी लेवल के लिए फंक्शन था ये वाला, इसको हमने एफई की जगह रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सही जा रहे हैं? अगर आपके कोई सवाल हों तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। तो ये जब हम लिखते हैं तो इसको हम फिर सिंप्लीफाई करके भी लिखते हैं NC इंटू एफ हाफ फंक्शन है इसका EF माइनस EC अपॉन KT का। तो NC होता है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कंडक्शन बैंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और एफ हाफ होता है फर्मी इंटीग्रल। EF पता ही है आपको, फर्मी एनर्जी लेवल होता है। अब देखिए ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको ये पहला जो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप और ये है फर्मी एनर्जी लेवल, बिल्कुल बीच में आ रहा है। 50% प्रोबेबिलिटी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बीच में आ रहा है एनर्जी गैप। तो ये है आपका प्योर सेमीकंडक्टर। अगर आपने इसमें इम्प्योरिटी मिलाई, कुछ ऐसी इम्प्योरिटी कि आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, होल्स नहीं बढ़े ज़्यादा, तो फर्मी लेवल आपका कंडक्शन बैंड के पास चला जाएगा। फिर अगर आपने दूसरी इम्प्योरिटी मिलाई जिसमें नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े, तो आपका फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास चला जाएगा। इसका मतलब पहला वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स में बैलेंस है तो फर्मी लेवल ठीक बीच में है। और दूसरे जो होते हैं जिनमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप SC क्या है सेमीकंडक्टर, तो इसमें इनको दोनों को कहा जाएगा डोप्ड। डोपिंग वो प्रोसेस होता है, इसलिए डोपिंग वो प्रोसेस होता है जिससे किसी सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, जानबूझ के मिलाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, उसमें चार्ज कैरियर्स अपने हिसाब से डालने के लिए, कितने होल्स चाहिए ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है जिसमें फर्मी लेवल उसके पास चला जाए कंडक्शन बैंड के पास, और पी टाइप वो है जिसमें फर्मी लेवल चला जाए वैलेंस बैंड के पास। और ये दिखाता है कि इस मटेरियल में, एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं होल कम है, और पी टाइप मटेरियल में, सेमीकंडक्टर में बिल्कुल
ये सब सेमीकंडक्टर्स ही हैं, होल्स ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम प्रिस्टाइन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक भी कहते हैं। इंट्रिंसिक, प्योर, प्रिस्टाइन सेमीकंडक्टर। इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, नंबर ऑफ़ होल्स के बराबर होते हैं, और क्योंकि ये दोनों कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स, तो हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, और Ni से डिनोट करते हैं। Ne इज इक्वल टू Np इज इक्वल टू Ni प्योर सेमीकंडक्टर में। लेकिन Ne इज ग्रेटर देन Np। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होते हैं N टाइप में। P टाइप में होल्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, होल्स कम होते हैं। तो ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और प्योर वाले कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये सब हमारे बहुत काम आती हैं, ये टर्म्स रिपीट होती रहेंगी। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। अब कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी, और फिर उसको सवालों को कंफर्म करिएगा जवाबों को आप नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे 5वें लेक्चर में। तो एनर्जी बैंड गैप का साइज सेमीकंडक्टर्स में क्या रेंज है उसकी? 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से 4 या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। दूसरा सवाल है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल ये नहीं है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, टिन, इनमें से कौन है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल नहीं है? होल्स की मोबिलिटी, मूव करने की क्षमता क्या होती है? बराबर होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, या डिफाइन ही नहीं होती? इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की क्षमता से किसमें? इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स में। ये बताना आपको तीसरे सवाल में। चौथा सवाल, फर्मी लेवल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे में किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डोनर पे, मतलब जो आपने मिलाया है उसमें मटेरियल, इम्प्योरिटी, वो कौन सा मटेरियल मिलाया उस पे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, कितना मिलाया है, टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं, या इनमें से कोई एक है, आपको बताना है। When a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes, अगर एक impurity जिसकी वैलेंसी 5 है, पेंटा, सेमीकंडक्टर्स की ज़्यादातर वैलेंसी 4 होती है और ये 5 है, तो क्या बन जाएगा? इंसुलेटर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर। छठा सवाल, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, या इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। सातवां सवाल, सेमीकंडक्टर में करंट किस वजह से होता है? होल्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या कोई भी इसमें से जवाब सही नहीं है? इनके जवाब दीजिएगा और लेक्चर सुनते रहिएगा, कोर्स को पूरा ज़रूर करिएगा। अब आपसे अनुमति चाहते हैं। बाय बाय। लेक्चर 4 ख़त्म होता है। इस पे आप